सरफेस टेंशन। देखो सरफेस टेंशन इट्स अ स्पेशल फिनोमिना जो कि लिक्विड को आशीर्वाद दिया गया होगा, ब्लेसिंग दी गई होगी, क्योंकि अगर सरफेस टेंशन नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्क्रिपेंसीज आ जाती हैं। कैसे देखते हैं, हमने बहुत शुरू से सुना है कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में अच्छा खासा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लिक्विड्स में कम होता है कम होता है पर होता है। गैस में तो कुछ भी कह दो आप, नहीं होता है, कोई मतलब ही नहीं है, अंग्रेज हैं, आपस के परिवार वालों में कोई प्रेम नहीं है ना, जो भी कहना है कह लो। लेकिन लिक्विड्स वो है जो भी मान लो जैसे थोड़ा कम प्रेम है। सॉलिड्स में तो ऐसा है कि नहीं हाथ पकड़ के बैठ रहे जाने ही देंगे, ठीक है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर भी आपस में कुछ लेवल ऑफ अट्रैक्शन तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स तो होता ही होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होता होगा तो फिर अगर होता होगा तो अपन बातचीत करते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट अ मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड, अंदर पानी के अंदर चले जाओ तो सब तरफ उसी की जात वाले हैं, सब तरफ से आकर्षण अट्रैक्शन महसूस हो रहा होगा। तो ये सारे फोर्सेस जो पड़ोसी लगा रहे हैं इसके ऊपर वैसे लग रहे होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, एनी मॉलिक्यूल विल बी अट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। तो ये सारे फोर्सेस आराम से कैंसिल भी हो जाएंगे। तो किसी एक कैरेक्टर को अगर सब तरफ से खींचा जा रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है सर्वाइवल में और इस सिचुएशन को सस्टेन करने में, कि सब तरफ लगने वाले फोर्सेस इजीली कैंसिल हो जाते हैं। तो ठीक है, मुझे सब तरफ से पकड़ रखा है, सब तरफ से खींच रखा है, एंड आई एम इन इक्विलिब्रियम। लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट समवन ऑन सरफेस देन देयर इज अ प्रॉब्लम। यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि इसको पानी तो नीचे ही है, ऊपर तो है नहीं, ऊपर तो हवा है और हवा इसकी जात वाली नहीं है, तो हवा से ये कोई भी सपोर्ट तो ले नहीं सकता। कौन आदमी हवा पकड़ के लटक गया यार, ऐसा कौन होता है। तो अगर इसको सारे तरफ से अट्रैक्ट किया जाएगा तो आप भी समझ सकते हो कि इन सारे वेक्टर्स का रिजल्ट किधर आएगा, नीचे। और अगर ये सारे फोर्सेस बराबर हैसियत के हैं तो फिर कुछ भी कर लो, इस मॉलिक्यूल को सरफेस पे सस्टेन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। एवरी मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस विल सर्टेनली बी पुल्ड इनवर्ड्स। तो सरफेस पे तो मॉलिक्यूल्स जो है उनकी स्टेबिलिटी है ही नहीं, या तो फिर ये होता रहेगा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो ऊपर जाएगा नीचे खींच लिया जाएगा, उसकी जगह दूसरा जाएगा। ऐसे कोई पानी ऐसे गोल गोल थोड़ी घूमता रहेगा क्या, कि आज तुम ऊपर जाओ फिर तुम्हें नीचे खींचेंगे तुम्हारी जगह दूसरा आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं वो सरफेस पे ही रहते हैं। इसका मतलब सरफेस पे जाते ही मॉलिक्यूल को एक विशेष अधिकार, विशेष प्रॉपर्टी मिल जाती होगी, और वो प्रॉपर्टी क्या होती होगी, आप अपने ही जैसे सरफेस के दूसरे मॉलिक्यूल्स अर्थात द पड़ोसीज, ये सब आप जैसे ही हैं, इन सब की समस्या कॉमन है। क्या समस्या है कि आप सबको किधर खींचा जा रहा है, नीचे। तो ये क्या करते हैं, अपने जात वालों को, मतलब सेम सिचुएशन वालों को, पड़ोसियों को अच्छे से कस के एडिशनल ताकत से पकड़ पाते हैं। अब ये नेचर से तथास्तु करवा के लाए होंगे इस शक्ति को, कि जो लोग सरफेस पे होते हैं पहले तो उनको पहचानो, उनकी एक तरफ तो होनी चाहिए एयर और एक तरफ होना चाहिए वाटर। पानी के कंटेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं, तो ऊपर एयर नीचे वाटर। तो जो सरफेस पे है उसको इफेक्टिवली किधर फोर्स महसूस हो रहा होगा, नीचे वाले मॉलिक्यूल्स की वजह से तो नीचे खींच रहे होंगे। तो ये क्या करेगा, यहाँ सर्वाइव करने के लिए अपने पड़ोसी मॉलिक्यूल से एक एक्स्ट्रा ताकत, एडिशनल फोर्स से बाइंड हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स एडेयर हो जाएगा। द एडिशनल फोर्स विथ विच a surface molecule binds with the other neighboring surface molecules in order to stay on the surface against the pulling force by the bulk molecules, है ना। The additional force with which a surface molecules will bind with the neighbors or other surface molecules in order to avoid going inside the liquid is known as surface tension. थोड़ा फील करने की कोशिश करें, ये जो सरफेस है ये एक तरह की झिल्ली का काम करता है। जैसे ट्रैम्पोलिन होती है, ट्रैम्पोलिन पे वो बच्चे कूदते रहते हैं ना, ऐसे 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 कुछ होता है वो। ये क्या होता है, इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, इसमें बच्चों को अंदर उछेड़ देते हैं और कहते हैं कूदो, तो फजर ऐसे कूदते हैं इसके ऊपर। छोटे बच्चे देखा होगा ना, मॉल वॉल के बाद ट्रैम्पोलिन कहते हैं उसको, तो उस पर ऐसे कूदते रहते हैं बच्चे। तो पानी का सरफेस कुछ हद तक एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगा। इलास्टिक मेम्ब्रेन का मतलब ये है, इनफैक्ट एक्सटेंडेड इलोंगेटेड इलास्टिक मेम्ब्रेन, मतलब गुब्बारे को फाड़ दो और सब तरफ से पकड़ के खींचो तो बीच में बन जाएगा ना एक,
झिल्ली जिस पे आप कूद सकते हो। तो अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को एक्स्ट्रा ताकत से खींच रहे हैं मतलब इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी तो है। आप स्प्रिंग को खींचते हो तभी तो स्प्रिंग के सारे कॉइल्स एक दूसरे को वापस खींचते हैं एक्स्ट्रा फोर्स से, तो वो सिचुएशन होती है सरफेस की। अब सरफेस का जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसके अमंग एक एडिशनल फोर्स लग रहा है आपस में, तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ द बल्क। अंदर के मॉलिक्यूल से थोड़ा फर्क रहता है उसमें। आप ये कह सकते हो कि सरफेस एक तरह से चमड़ी का काम करता है। गुब्बारे में पानी भर दो आप और पानी की बूंद को देखो, तो पानी की बूंद भी एक तरह से गुब्बारा जिसमें पानी भरा हुआ है वैसी होती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो सरफेस ऑफ वाटर ड्रॉप होता है दैट एक्ट्स लाइक अ बैलून। एक गुब्बारे में होली के दिन पानी भरा है ना, कभी लोग गिटार मांग के तैयार रखते हैं रात को कि सुबह फटाफट ही निपटाने लोगों को। तो जो गुब्बारे का जो आउटर सरफेस होता है उसमें जिसमें आप पानी भर देते हो, तो वो आउटर सरफेस उसको एक कवरिंग कोटिंग का काम करता है पानी को कंटेन करने का। वैसे ही पानी की जो एक बूंद होती है उसमें भी जो आउटर वाटर इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इनर वाटर। और आउटर वाटर कैसा होता है, आपस में एक दूसरे से अच्छे से चिपका हुआ है, जैसे खिंचा हुआ गुब्बारा होता है उस तरह से। सो आउटर सरफेस इज डिफरेंट देन इनर वाटर। तो ये जो एक एडिशनल प्रॉपर्टी सरफेस फॉलो करना पड़ेगा उसको, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। टेंशन वर्ड है मतलब पुलिंग फोर्स। अपन ने रस्सियों में भी टेंशन यूज किया था, तो टेंशन कैसा था, इट वॉज अ पुल फोर्स। ओके, तो लॉजिक ये है कि अगर मैं पानी के मॉलिक्यूल्स का इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्स की बात करूं, तो सारे ही पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को आकर्षित तो करेंगे, चाहे वो फोर्स कमज़ोर ही क्यों ना हो। तो इन लोगों के तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्क वालों के लिए। जो मॉलिक्यूल बल्क में है, नीचे बैठा हुआ है अंदर इंटीरियर में, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको तो चारों तरफ से ही खींचा जा रहा है, ठीक है। तो उसके तो सारे फोर्स क्या हो गए, कैंसिल। प्रॉब्लम किसमें हुई, वह मॉलिक्यूल जो सतह पे है उसको भी उसके जात वाले खींच रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके जो जात वाले हैं वो नीचे हैं, ऊपर है नहीं कोई। तो वो इतना प्रेम दिखा रहे हैं कि उसको हर बार नीचे खींच लेते हैं। तो ये कह रहा है यार साला सरफेस पे तो कोई रहने नहीं देता यार, जहाँ जो सरफेस पे होता है उस सबके ऐसे पैर पकड़ के नीचे खींच रहे, आ जाओ नीचे। तो वो क्या करते हैं, आपस में हाथ जोर से पकड़ लेते हैं, क्या इस तरह साले नहीं आएंगे नीचे, जोर से पकड़ लो अपने हाथ, ताकि आपको लोग नीचे नहीं खींच सके। तो इफेक्टिवली जो अगर आप जूम करके देखो तो सरफेस में एक माइल्ड सा कर्वेचर होगा, ऐसे माइल्ड सा, बहुत हल्का सा कर्वेचर होगा, और ये एक कोटिंग, एक झिल्ली की तरह बिहेव करेगा। और यही कारण है कि इसके ऊपर कई सारे जो कीड़े हैं, इंसेक्ट्स बैठे रहते हैं। तुमने देखा होगा पानी की सतह पे कुछ इंसेक्ट्स बैठे रहते हैं, रिलैक्स होकर बैठे हैं, हम थोड़ी बैठ सकते हैं, है ना। तो वो कीड़े कैसे बैठ पाते हैं, क्योंकि जो सरफेस ऑफ वाटर है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर रहा है। उसने अपने पड़ोसियों को अच्छे से पकड़ रखा है, और उस कीड़े ने हाथ दे दिया, दो लोगों ने हाथ पकड़ रखा है, एक कीड़े ने इस पर पैर रख दिया, तो कीड़े के वजन में दम नहीं होता है, टिक जाता है। तुमने नल के मुंह पे पानी की बूंद लटकी हुई देखी होगी, कई बार बाथरूम में से एक आवाज़ आ रही होती है, टपक टपक टपक। व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन टू टपक्स, फॉर्मेशन ऑफ द ड्रॉप। इसका मतलब नल के मुंह के ऊपर एक बूंद जो है वो बिल्ड हो रही है। तो अगर नल के मुंह पे एक बूंद अगर बिल्ड हो रही है, तो सोचो ये जो आउटर कवरिंग है पानी की, इसने नल का मुंह पकड़ रखा है, ऐसे खींचा ना। हम क्या है, हम सरफेस है भाई, और अंदर से वो नल उल्टी करा जा रहा है पानी की, तो ऐसे फूलता जा रहा है, मैं बस कर रहा है कितना पानी भरेगा अंदर। एक टाइम आएगा जब ऊपर से हाथ जो है वो छूट जाएगा, तब फिर वापस नया नंबर आ जाता है। तो सरफेस की आदत क्या होती है, एक दूसरे को पकड़ के रखो, वरना सरफेस पर रह ही नहीं पाओगे। एक बात बताओ मुझे, ये जो आखिरी का मॉलिक्यूल है ये क्या कर रहा है, ये दीवार को पकड़ के चिपका हुआ है। कितनी अजीब बात है, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उन सबको हम नीचे खींच रहे हैं। तो जिसकी टांगे मैंने पकड़ रखी है नीचे खींचने के लिए, उसने क्या कर रखा है, अपने पड़ोसियों को पकड़ रखा है, खींच रखा है। तो तुम भी अपनी जुगाड़ कर लो भैया, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे से जुगाड़ की है। अगर तुम्हारी जुगाड़ नहीं तो फिर मेरी जुगाड़ वेस्ट है ना। तुम मेरे को पकड़ के लटक रहे हो, मैं भी तो किसी को पकड़ के लटक रहा हूँगा, वो फर्जी निकला तो अपन दोनों ही गिर जाएंगे। तो ले देके ये सारे मॉलिक्यूल जो सरफेस पर है, इन सब ने एक दूसरे को खींच रखा हुआ है। एंड व्हाट सॉर्ट्स ऑफ फोर्सेस, कोहेसिव।
ये लास्ट वाला जो है ये कह रहा है हमारी जिंदगी अलग है भाई, हमें एक तरफ से तो हमारे ही जात वाला खींच रहा है और दूसरी तरफ इधर भी कोई नहीं है, तो इधर कौन है? गिलास, पानी के गिलास का इनर दीवार। तो तुम कोई भी हो, कुछ भी हो साले, मेरे को तुमको पकड़ना तो पड़ेगा, बिकॉज यू आर द ओनली सहारा। तो ये जो सर्कमफेरेंस में पॉइंट्स होते हैं बिल्कुल लास्ट लास्ट में, ये किसके चैट जाते हैं? दीवार के। नल के मुंह पे जो बूंद लटक रही होती है उसका सरफेस कौन है? ये सरफेस ही तो है, ये वाला, ये जो ड्रॉ किया मैंने, इज दिस द सरफेस? तो ये लास्ट वाले किससे चिपकेंगे? जाके नल के मुंह से चिपक जाएंगे। तो ये पूरा जो ये बिंदु बिंदु लगा रहा हूँ, ये सब एक दूसरे को अच्छे से पकड़े हुए होते हैं, अच्छे से, कि भाई साहब अपन सरफेस हैं, वरना लोग अपने को किधर खींच लेंगे? अंदर। तो जाना नहीं है तो पकड़ कर एक दूसरे को, अंदर नहीं जाएंगे। और अंदर से वो पानी भरे जा रहा है, तो ले देके अगर मैकेनिक्स की बात करूँ तो आखिरी के लोग इन्होंने किसको पकड़ रखा है? नल को। और आप अंदर वजन डाले जा रहे हो थैली में, तो एक टाइम आएगा जब ऊपर से हाथ छूट जाएगा। एक गिलास में पानी भर के जरा छत पे फेंको, यू विल रियलाइज के कुछ बूंदे छत पे चिपक जाती है। क्यों, कैसे चिपक गई वो? क्योंकि जो एजेस हैं, एजेस, उसने किसको पकड़ लिया? दीवार को, और बीच में पानी का वजन झेल पाता है। यार आप आज ऐसे पकड़ कर, इसलिए ट्यूबलाइट को पकड़ के तो नहीं लटक सकते, लेकिन इसको पकड़ के भी नहीं लटक सकते, लेकिन सपोज लटक जाए तो लटक गए। अब आपने मेरे कंधे में 2 बच्चे और बैठा दिए इधर इधर, छोटे है ना, तो मेरे हाथ में अगर दम है, जो कि इतना तो कर लूँगा मैंने, है ना, तो हम लटके रहेंगे। अब आपने गेंडा बिठा दिया यार, तो गेंडा बैठने से पहले ही मैं हाथ छोड़ दूंगा, है ना, उसको भी तकलीफ में क्यों डालें बेचारे को, अपने पहले हाथ छोड़ दो, ठीक है। तो इसमें वजन पड़ता जा रहा है, इसलिए ये ऊपर से छूट जाता है। तो सरफेस टेंशन का बेसिकली जन्म क्यों हुआ? देखो क्या ना, सरफेस टेंशन आगे पढ़ने से पहले आपको सरफेस टेंशन की फीलिंग आनी चाहिए, है भला क्या है ये सारे मॉलिक्यूल। 3 पॉइंट्स में आपको इसकी क्लैरिटी आनी चाहिए। पहला पॉइंट, वाटर के मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। सरफेस टेंशन गैसेस में नहीं होता है, लिक्विड्स में होता है, क्योंकि गैसेस में तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होते ही कहाँ है, तो बात फर्क ही नहीं पड़ता कोई। तो सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वेरी गुड। अगर सब तरफ से अट्रैक्शन मिलेगा तो वो फोर्स कैंसिल भी हो जाएगा, डबल वेरी गुड। लेकिन ये जो सरफेस वाले लोग हैं, इनकी तो जिंदगी झंड है। ये कह रहे हैं कि यार ऊपर कोई है नहीं, और जो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मुझे खींच रहे हैं, तो मुझे यहाँ सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने पड़ोसी लोगों से अच्छे से चैंटना पड़ेगा, ठीक है। उस चैंट को क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। समझ गए? सरफेस टेंशन का फॉर्मूलेशन, ये एक कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है इसमें। तो ये पानी भरा हुआ देखो, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर अपन एक ऐसी लकीर खींचें, पानी की सतह पे लकीर खींच दी, पानी की सतह पे लकीर खींच दी। अजीब सा पेन है अपने पास, चला दे, पानी पे लिख देते हैं हम तो पानी पे अगर आपने लकीर खींची तो लेट्स से इस लकीर की लंबाई है L। क्या आपको लगता है कि उधर के मॉलिक्यूल्स और इधर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे होंगे? हिंदुस्तान पाकिस्तान की लकीर खींच दी मैंने, नाम लेना पड़ा क्योंकि अपने अड़ोस में वही है, और कौन है ना, उनका नाम नहीं लेंगे। तो साइड फर्स्ट और साइड सेकंड के लोग सरफेस ही है, दोनों ही सरफेस है। और सरफेस की क्या, सरफेस के बारे में क्या बताया कि खींचना है। सरफेस का काम क्या? जिसके अड़ गए सालों उनको खींचेंगे। तो क्या ये कहना उचित होगा कि साइड फर्स्ट के लोग साइड सेकंड के लोगों को खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं? और वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो सर्टेनली किस पे डिपेंड करेगा? L लेंथ पे। जितनी ज़्यादा लंबी लकीर होगी उतने ज़्यादा लोग होंगे उधर इधर उधर, सो मोर पीपल विल पुल, मोर मॉलिक्यूल्स विल पुल। तो क्या ये कहना उचित होगा कि फोर्स अप्लाइड बाई साइड फर्स्ट ऑन साइड सेकंड विल बी प्रोपोर्शनल टू L, एंड thus we can write F is equal to SL। मतलब किसी भी लकीर पे उधर के लोग जो इधर के लोगों पे फोर्स लगा रहे हैं, उसका फॉर्मूला है S into L, where S is known as सरफेस टेंशन। यूनिट होती है फोर्स पर लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो दिस इज द फॉर्मूलेशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस का फिनोमिना है, फोर्स परपेंडिकुलर टू एनी लाइन निकालने के लिए S into L कर लो, बस, दैट्स इट। कई किताबों में आपको सिंबल T भी मिलेगा, बट T तो भी टेंशन ही होता है यार,
तो कई बार किसी क्वेश्चन में सरफेस टेंशन भी होता है और टेंशन भी होता है, तो लोग दोनों को काट देते हैं और फटाफट आंसर प्रूव कर देते हैं। किस एक सरफेस की जनरल टेंडेंसी क्या है? श्रिंक होने की, श्रिंक। एक सरफेस की जनरल टेंडेंसी क्या है? श्रिंक होना। तो मैंने क्या करना है, एक यू शेप का स्ट्रक्चर लूँगा मैं और उसमें एक चौथी साइड लगाऊंगा जो कि स्लाइडेबल होगी, स्लाइडेबल, स्मूथ, चकाचक, स्लाइडेबल। लेकिन अभी फिक्स कर रखी है मैंने इसको। अब मैं यहां से पकड़ूंगा और इसको साबुन के पानी में डिप करके बाहर निकाल दूंगा। साबुन का पानी इसलिए क्योंकि देखिए फिल्म साबुन के पानी की बनती है। ऐसा कौन आदमी है जो पानी के बुलबुले बना रहा है? देखो, जिस बोतल में आप पानी पीते हैं, अगर आप इसको ऐसे झकोलें तो इसमें झाग आएंगे, बट वो झाग विद इन अ सेकेंड अगर खत्म नहीं होते मतलब इसमें साबुन है। इस बोतल को अंदर से जिस भी प्राणी ने धोया है, मस्त घस घस के साबुन लगा लगा के, उस साबुन पूरा निकाला नहीं है, थोड़ा अपने पेट में ही निकलेगा, है ना। तो कई बार ये जो सोप अगर रह जाता है तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि चकोला, तुरंत झाग चले जाने चाहिए। अगर झाग उसमें इतने बन गए तो आपको ये नहीं कहना है कि मस्त है सर। तो देखिए, अपन ने एक यू शेप का स्ट्रक्चर लिया, उसको साबुन के पानी में डिप करके निकाला बाहर, तो साबुन डालने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो यहाँ एक पतली सी फिल्म बन जाएगी। अब फिल्म, अब थोड़ा सा 3-4 बातें समझ लो। एक फिल्म के 2 सरफेस होते हैं। सरफेस वो है जिसके एक तरफ लिक्विड और एक तरफ हवा है। अब इसके तो 2, एक ब्रेड स्लाइस के कितने सरफेस होंगे? एक ऊपर, एक नीचे, है ना। और पानी के गिलास में जो पानी भरा हुआ है उसका एक ही सरफेस है, ऊपर, क्योंकि नीचे पानी पानी और फिर उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। हवा तो अड़ी हुई नहीं ना, हवा कितनी जगह अड़ी आपकी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो चौथी साइड है, इसको ऐसे फोर्सेस लग रहे होंगे, अट्रैक्शन, क्योंकि सरफेस की तो आदत है, खींचेंगे, एल लेंथ है। तो कितना फोर्स हो गया टोटल? ये 2SL। वाई 2SL? बिकॉज SL ऊपर और SL नीचे, डबल सरफेस है ना। अगर आप इधर साइड से देखोगे तो ये है वो डंडा, और ये ऐसे और ऐसे 2 तरफ से अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो क्या आपको इसको खींच के रखना पड़ रहा होगा जैसे एक्सटर्नल एजेंट? खींच के रखना पड़ेगा, वरना छोड़ते तो भाग जाएगा अंदर। बिल्कुल इसको स्प्रिंग वाला ट्रीटमेंट दो। अ सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्प्रिंग, है ना, तुरंत श्रिंक होना चाहता है। तो मैंने F एक्सटर्नल कितना लगा रखा है? 2SL। और अब मैंने आपको एक काम और बोल दिया, वाई डोंट यू मूव इट बाई अ स्मॉल डिस्टेंस dx। तो ये छोड़ो, आपने तो वर्क और कर दिया, 2SL dx। फिर मैं जब इसको ध्यान से देखता हूं तो मेरे पास आता है S into 2L dx। डू यू बिलीव दैट मैंने इतना एरिया फिल्म का इंक्रीज कर दिया एक साइड, और इतना एरिया दूसरे साइड भी इंक्रीज कर दिया। सो इजंट इट द एरिया इंक्रीमेंट डन बाय मी? तो जो मैंने वर्क किया dW एक्सटर्नल, इट इज इक्वल टू SdA, जो एरिया मैंने बढ़ाया वो। देखो, सरफेस की टेंडेंसी श्रिंकिंग टेंडेंसी है, इसका मतलब उसमें स्प्रिंगनेस है। और अगर श्रिंकिंग टेंडेंसी किसी की होती है ना, उसको कहते हैं रिस्टोरिंग टेंडेंसी। मतलब आपको वापिस जाना है, तो वापिस जाना, रिस्टोरिंग टेंडेंसी। रिस्टोरिंग टेंडेंसी ऑलवेज हेड्स टुवर्ड्स कोई टेंडेंसी है आपकी। मतलब जैसे आपको लग रहा है घर जाना है, फटाफट घर जाना है, जब भी कुछ पूछो क्या घर जाना था, घर जाके क्या बिस्तर पसर जाता है। इसका मतलब बिस्तर पे जब आप पसर रहे होते हो वो आपकी लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी है। एंड एवरी सिस्टम हेड्स टुवर्ड्स लोअर पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी। हर मौके पर, स्कूल में, एग्जाम में, ट्यूशन में, कोचिंग में, कहीं भी खड़े होते हो आप, घर जाना है, घर जाके बिस्तर पसर जाता है ना। एक पेंडुलम को साइड में ले जाओ, छोड़ दो, हमेशा वो पेंडुलम कहाँ जाना चाहता है? बॉटम। तो इसका मतलब इसमें भी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड है, जो क्या शो कर रही है कि पोटेंशियल एनर्जी कम कब होती है? जब श्रिंक होने दो उसको। इफ यू अलाउ अ मेम्ब्रेन, इफ यू अलाउ अ फिल्म टू श्रिंक, द पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। इसका मतलब आपने तो भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी उसकी, जो वो चाह रहा था उसके अगेंस्ट काम किया। इस बोतल को उठा के उस पाइप पे रख दिया ऊपर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ा दी। तो इसका मतलब डी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीमेंट इज SdA। और जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ विदाउट लिमिट्स, तो मेरे पास आता है प्लस कांस्टेंट। इसका मतलब एक फिल्म की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जा सकती है? सरफेस टेंशन
into whatever your area exposed area is plus some constant। इस constant को जीरो कर लो आप, क्योंकि हमारा assumption होगा कि if area is zero potential energy is zero। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ जाता है USA, U is equal to SA, और इस एनर्जी को बोला जाता है सरफेस एनर्जी। एक फिल्म की सरफेस एनर्जी होती है SA, where S is the surface tension and A is the area। ये भी एक एस्पेक्ट है किसी भी सिस्टम का जिसमें आप ऊर्जा छुपा के रखते हो। किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है ये आप कभी पता नहीं लगा पाओगे, क्योंकि पता नहीं उसके कितने एस्पेक्ट्स हैं जिसमें एनर्जी ठूस रखी है। केमिस्ट्री में 3-4 तो आप जानते ही हो, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, और भी एक टाइप की एनर्जी, और वो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है अंदर वो एनर्जी, फिर न्यूक्लियर एनर्जी। इट्स लाइक किसी आदमी के बारे में आप पता कर रहे हो, यार इनकी वर्थ कितनी है, इनके टोटल स्टोर्ड पैसे पता करने हैं, तो आप पता करते जा रहे हो इनके खातों में इतने हैं, गले में इतने हैं, ज्वेलरी पहन रखी हो क्या पता है ना, जेब में इतने, इतने इनके पास गाड़ियाँ हैं, इतने इनके पास फलाने, सब जोड़ लिया आपने, सब जोड़ के आपने पता किया कि भाई साहब आपकी टोटल सब पता कर ली मैंने, 350 रुपये आ रही है ना, सब पता कर लिया मैंने आपका। तो सडनली वो आदमी बोल पड़ा अभी किडनी बेच दे तो, है ना। अब ऐसे तो आप शरीर के अंग बेचने पे आ गए भाई साहब, फिर तो आप पता नहीं क्या 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 हिसाब लगा लोगे यार, है ना। तो किसी भी सिस्टम की स्टोर्ड एनर्जी निकालना असंभव है, बिकॉज यू डोंट नो द पॉकेट्स, कहाँ कहाँ क्या क्या पैसे हैं मालूम ही नहीं ना आपको, ठीक है। तो ये एक एस्पेक्ट है सरफेस एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या है ऐसे, इसके चलते भी आपको एनर्जी देनी पड़ती है। अब इसमें सवाल क्या आएगा, देखो ऐसे पे। अच्छा, बिफोर आई गो फॉर द सवाल, कैन आई ऑल्सो से द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। एक और डेफिनेशन आपको बताते हैं। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। घटिया डेफिनेशन है पर है, ठीक है। अब देखो 2-3 प्रश्न करते हैं जो अब तक अपन ने थ्योरी सीखी उसको। आप देखो एक पानी का सरफेस है, उसके ऊपर अपन ने एक डिस्क डाल दी, बहुत हल्के वेट की, वजन तो है ही नहीं, बहुत हल्की सी है, उस रख दी। क्या आपको लगता है कि जैसे आपने इसको रखा, इसके नीचे जो पानी है दैट इज नॉट सरफेस एनीमोर। जो इसके नीचे पानी है वो अब सरफेस नहीं है, क्योंकि सरफेस की डेफिनेशन क्या है, एक तरफ हवा होनी चाहिए जिससे वो चैंट नहीं सके। अब इसके नीचे वाला पानी तो इसी के चैंट गया होगा, सॉलिड मिल गया उसको। जब साइडों से चैंट सकता हूँ तो तेरे भी चैंट सकता हूँ, ऊपर है ही नहीं, मतलब टकले हो। तो सरफेस तो सिर्फ ये शेडेड वाला हिस्सा ही रह गया। अब शेडेड वाले हिस्से का काम क्या भैया, एक दूसरे को खींचना। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसकी हुई पता है, ये जो ये सर्कमफेरेंस पे जो लोग बैठे ना, ये कह रहे हैं यार कि कौन आ गया बीच में यार। देखो भाई सरफेस के लोगों, ये सर्कमफेरेंस के लोगों, मैं आपको एक बात बता दूँ क्लियरली, आपको आपके ही जात के लोग खींच रहे हैं, तो आपका एक ही चारा है, इसको पकड़ लो, अच्छे से पकड़ लो उसको, सो दैट यू कैन सस्टेन देयर। तो क्या आप मानते हो कि इसके सर्कमफेरेंस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके लेटरल हाइट पे चैंट गए होंगे और इसको ऐसे खींच रहे होंगे। तो किसी भी डिस्क को अगर आप पानी के सरफेस पे फेंक देते हो तो मॉलिक्यूल्स जो उसके सर्कमफेरेंस पे होते हैं उसके चैंट जाते हैं और उसको खींचना चालू कर देते हैं, बिकॉज दे हैव टू सर्वाइव फॉर देमसेल्फ। मैं तो कह रहा हूँ कि ये क्या है भाई, उंगली है आपकी, नाखून भी बनाया ना यहाँ। ये उंगली आपने एक पानी के गिलास में डाली, ये आपने पानी के गिलास में डाली है। अब पानी आपकी उंगली के साथ क्या करेगा पता है, चैंट जाएगा, अच्छे से चैंट जाएगा, क्योंकि आप वो कह रहा है ये बीच में खड़ा कर दिया आपने सरफेस में, यार जैसे केक खाता है आदमी, तो सरफेस में खड़ा कर दिया। अब यहाँ वाले मॉलिक्यूल पता क्या करेंगे, ये आपके चैंट गए, चैंटने के बाद क्या होगा, खींच रहे होंगे आपको। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में ये जो है ना, यहाँ ऐसा हो जाए, कुछ थोड़ा एग्जैजरेट कर रहे हैं अपन, लेकिन आपकी जो उंगली है वो ये देखो, ये ऑब्वियसली खींचोगे तो थोड़ा खींचेगी ना, इस टाइप का होता नहीं है ऐसा, लेकिन प्रयास तो ऐसे ही किया जा रहा है। अगर आप आधे हाइट तक स्विमिंग पूल के अंदर खड़े हो तो आपकी तोंद खींच रहा है पानी बाहर, और वो भी ऐसे कर देगा, तोंद तो ऐसे होती है,
वो क्या करेगा पता, ऐसे। ये बात के लिए राजी हैं कि जो नेट फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन का इस डिस्क के ऊपर वो जीरो है। तो इसलिए हमने नेट फोर्स पूछा ही नहीं, हमने पूछा है नेट फोर्स ऑन सेमी पेरीमीटर, मतलब हमें इस डिस्क के सिर्फ कौन से हिस्से का ही फोर्स निकाल के दो, 50%, सिर्फ आधे का ही, ताकि कुछ तो नॉन जीरो रिजल्ट आए। और दूसरा, हम चाहते हैं कि इस डिस्क को हम उठा लें, आई वॉन्ट टू लिफ्ट इट, सो व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय मी सो दैट आई कैन लिफ्ट इट, उठाना है मुझे इसको। ये दो बड़े कॉमन से क्वेश्चन है, आए देखें इसको कैसे करें। देखो दो बातें करते हैं। पहली चीज़, हमें सिर्फ 50% का ही रिजल्ट निकालना है, तो एक काम करो ना यार, फिर आधी डिस्क ही डालो ना पानी में, पूरी डाल के रहो। अगर आप आधी डिस्क ही पानी में डालेंगे, अगर आप आधी डिस्क पानी में डालेंगे तो एक बात तो तय है, नेट सरफेस टेंशन का फोर्स तो जीरो होना ही है। तो भाई जो उधर फोर्स लग रहा है कर्व सरफेस पर और जो इधर चपटे पे लग रहा है तो सेम होना चाहिए ना, तो चपटे वाला बोल दो ना, खत्म हो गई बात। सो व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑन सेमी डिस्क? इट इज S इंटू पाई थोड़ी आएगा, S इंटू 2R। ये लंबाई कितनी है? 2R। तो जस्ट राइट S इंटू 2R, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ द सेमी पेरीमीटर। प्रोजेक्शन भी कई लोग कहते हैं इसको, ठीक है। और दूसरा, मिनिमम फोर्स टू लिफ्ट इट अप, देखो वजन तो लगाना ही पड़ेगा, भले से नेग्लिजिबल है, अगर है तो है। और जब आप इसको ऊपर उठा रहे होगे ना, तो पानी जो कि ऐसे आके ठहर रहा था डिस्क पे, वो हल्का सा वॉल्केनोइश हो जाएगा, हल्का ऐसे पानी के अंदर एक ऐसा वॉल्केनोपना टाइप का शेप आपको नजर आएगा। और पानी अगर ऐसा वॉल्केनो का शेप लेगा तो उस डिस्क को इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। पानी किधर खींचता है? टेंजेंशियली खुद की तरफ। सो नाउ द डिस्क इज गोना बी पुल्ड लाइक दिस, ऐसे खींचेंगे। ये सारे एरोज किधर मुड़ गए? नीचे। और इन सब का सम कर लो आप, तो F मिनिमम रिक्वायर्ड टू लिफ्ट इट अप विल बी वजन प्लस ये सारे के सारे एरोज नीचे मुड़ गए क्योंकि पानी बन गया वॉल्केनो। तो आंसर क्या आएगा? 2 पाई R इंटू S। 4 इसलिए नहीं क्योंकि ये फिल्म नहीं है, ये पानी का टॉप सरफेस है। अगला ये बन गया, इस बार आपने पोलो डाल दी, पोलो मिंट विथ अ होल। आती है पोलो? नहीं आती है, आती है। अभी इसको उठाने का है, तो इसमें बाहर तो बनेगा वॉल्केनो और अंदर बनेगी कटोरी। आउटर एजेस उठाओ, एक रोटी की आउटर एजेस उठाते हो समोसा बनाने के लिए तो कटोरी बनती है, और इनर एजेस उठाओ तो क्या लगता है? वॉल्केनो। क्या आंसर होगा इसका? W प्लस 2 पाई स्मॉल RS प्लस 2 पाई बड़ा RS। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सरफेस एनर्जी का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन। 27 बूंदें जुड़ के एक बूंदा बना रही है। 27 बूंदें मिलके एक बूंदा। 27 ही क्यों है हमें तो पता ही नहीं है, क्यूब रूट आता है इसका, 3R रेडियस हो जाएगी। तो 27 बूंदें मिलके एक बड़ा बूंद बना रही है। व्हाट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर? इंक्रीज कैसे हो गया होगा टेम्परेचर? इसका मतलब कोई तो पोटेंशियल एनर्जी कम चाहिए होगी, तो वो कहीं और शिफ्ट हो गई होगी। सो 27 इंटू 4/3 पाई R क्यूब becomes 4/3 पाई R क्यूब। सो R comes out to be 3R। ठीक है, तो व्हाट इज द इनिशियल सरफेस एनर्जी? 27 टाइम्स 4 पाई R स्क्वायर सरफेस एरिया इंटू S। और व्हाट इज द फाइनल सरफेस एनर्जी? इसको U इनिशियल और U फाइनल लिखते हैं। 4 पाई 3R का स्क्वायर इंटू S। तो ये आता है साहब 108 पाई R स्क्वायर S, और ये आता है 9 4 जा 36। तो कम होगी ना सरफेस एनर्जी, उतनी चाहिए ही नहीं, तो बची हुई कहाँ गई? हीट के फॉर्म में इमर्ज हो गई होगी। तो यू जस्ट हैव टू राइट 108 में से 36 माइनस करो, तो डेल्टा U, द ड्रॉप इन सरफेस एनर्जी इज MS डेल्टा T। MS डेल्टा T लिख देंगे अपन, रो इंटू 27 इंटू 4/3 पाई R क्यूब इंटू स्पेसिफिक हीट का सिंबल C लेना पड़ेगा इंटू डेल्टा T। डेल्टा T निकालना है आपको, और इसकी जगह डाल देना 72 पाई R स्क्वायर S, 27 पाई R स्क्वायर S। ठीक है, तो इससे आप डेल्टा T निकाल सकते हो। अच्छा, ये डेल्टा T अगर कैलकुलेशन करो तो ये किस ऑर्डर का आता है पता है? बूंदे मिलाने से बूंदे गर्म नहीं हो जाती, नहीं उबल गया पानी, ऐसे नहीं होता है। ऐसे तो क्या है, आपने चाय फैला दी टेबल पे,
तो बहुत सारे सेगमेंट्स बन गए, फिर उनको मिला दिया तो गर्म हो जाएगी चाय वापस। ऐसे नहीं होता। द लेवल ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर इज सो तुच्छ, इससे पता चलता है कि सरफेस टेंशन की बेचारी डिपार्टमेंट की औकात क्या है। ठीक है, फंडिंग नहीं है, छोटी बातें करते हैं। बात कर रहे हैं अपन कॉन्टैक्ट एंगल की। कॉन्टैक्ट एंगल निर्भर करता है कि जिस भी सरफेस पे आपने लिक्विड को छोड़ा है उस सरफेस को वो लिक्विड पसंद है या नहीं, फोबिक और फिलिक। अगर किसी सरफेस के ऊपर पानी की ये हालत है या ये हालत है तो इसको कहा जाता है फोबिक। आप सोचो ना, कॉन्टैक्ट एरिया कितना कम रखा, वो पकोड़ा बन के बैठा हुआ है ऊपर, मतलब गठान बन के बैठा हुआ है शुतुरमुर्ग की तरह, एक टांग अड़ रखी जमीन पर। आराम से नहीं है, तकलीफ में है ये, है ना, तकलीफ में है। चारों तरफ गोबर ही गोबर फैला हुआ है, आप नए प्यूमा के जूते पहन के वहाँ खड़े हो तो यू ट्राई टू मिनिमाइज द कॉन्टैक्ट एरिया। नहीं तो बैठ गए, जूते भी खोल दिए, बैठे हैं आराम से। वो हो सकता है थोड़ी देर बाद हो, जब आप हताश हो जाओ कि अब तो गोबर आइलैंड में बैठे हैं, यहीं रहना है, तो फिर इसी को जीवन मानना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है। तो अगर आप पानी को कांच की टेबल के ऊपर डालते हो तो वो फैल जाता है अच्छे से, और फैलाना चाहोगे तो और फैल जाएगा। लेकिन अगर आप पानी को टेफ्लॉन कोटेड नॉन स्टिक कुकवेयर पर देखते हो तो पानी की ऐसी एकदम मोती शेप की बूंद बनी हुई दिखाई देती है। क्योंकि पानी को देखो, वजन तो बैलेंस कराने के लिए बैठना तो पड़ेगा, लेकिन वो मिनिमम कॉन्टैक्ट एरिया करना चाह रहा है, सबसे निम्न कॉन्टैक्ट एरिया। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि वाटर अगर कांच के ऊपर रखा गया है तो जो ये थीटा है, ये थीटा बहुत कम होता है क्योंकि आप फैल जाते हो, और ये जो थीटा मैंने दिखा रखा है ये टेफ्लॉन कोटेड पे बहुत ज़्यादा होता है, तभी तो ऐसे मोती बनेगा। तुमने देखा होगा रेनकोट का कपड़ा या कोई नया टी शर्ट बिल्कुल अभी खरीद के लाए हो, उसके ऊपर आप पानी के ऐसे छींटे मारो तो उसके ऊपर पानी ऐसे गिठाने बन के बैठ जाता है, और उसको ऐसे पानी की बूंद को शॉट मारोगे तो फट जाएगी हवा में और उड़ जाएगी। नया टी शर्ट के ऊपर पानी की बूंद गिरते ही वो गीला नहीं होता है। नए तौलिए के साथ भी ऐसा होता है कि पोंछने में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि वो बस ऐसे रगड़ देता है पानी, है ना। बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिससे पोंछा मारना संभव ही नहीं है। आई डोंट नो वेदर यू आर इनटू दीज, इन सब चीज़ों का अनुभव है कि नहीं आपको। कई बार अपन ऐसे जनरल स्टोर पे जाते हैं तो वो आपने को एक अजीब सा थैला देता है साड़ी का बना हुआ, है ना, जो बिल्कुल मतलब ट्रांसपेरेंट से होता है, अजीब से, बस कोने से ले होते हैं उसके। हम सोचते हैं बढ़िया यार ये थैले मिल गए, इन थैलों से मैं घर के सारे दीवारें पहुँच सकता हूँ, घर में गंदे कपड़ों का इस्तेमाल में ले सकता हूँ। लेकिन उसको आप जैसे ही पानी में डुबो के निकालते हो, मतलब वो किसी काम का नहीं होता है, मतलब उसको पानी चाहिए ही नहीं। जब उसको पानी नहीं चाहिए तो वो गंदा पानी क्या सोखेगा। तो सफाई के लिए जो कपड़ा चाहिए अपने को वो ऐसा होना चाहिए जो कट करके पानी सोखे। आप पोंछा लगा रहे हो, पोंछा क्या लगा रहे हो, पोंछा फैला रहे हो तुम तो यार। कई पोंछे ऐसे होते हैं जिसमें पोंछा फेरते तो साला वो पानी सोखता ही नहीं, तो फिर क्या कर रहा है, तो पानी फैला रहा है, लपर लपर पूरे पानी फैला और दिया है। पहले तो वहीं था, पूरे में हो गए। तौलिए का अनुभव आपको होगा, नया तौलिया, है ना, नया तौलिए से एक दो बार में वो सुख नहीं मिलता है मुंह पहुँचने का, रगड़ दिया मुँह पे पानी, फिर आदमी सोचता है यार मुँह ऐसे ही पहुँच लूँगा, पुराने टी शर्ट से पहुँच लूँगा। ठीक है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो नया टॉवल होता है उसके नायलॉन के रेशे के ऊपर कुछ पॉलिश लगी होती है, नया होता है ना वो। भाई आपको कैसे पता कि नया तौलिया खरीद के लाए, तो पुराने बेच दिया आपको। चमक होती है, नए टी शर्ट में चमक होती है। व्हेन यू बाय अ न्यू टी शर्ट एंड यू वॉश इट, तो पिछली बार जो क्वालिटी दिख रही थी, धोने के बाद वो क्वालिटी नहीं दिखती, क्योंकि वो ऊपर की जो चमक है वो तो उतरने काबिल ही होती है, परमानेंट थोड़ी होती है, है ना। बत्तख, अब बत्तखों का तो रात दिन का सारा पानी का काम है, सुबह शाम पानी में रहना है, तैरना है, सुबह अर्ली मॉर्निंग ठंड होगा पानी में रहना है उनको, है ना। बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो पानी में रहते हैं, वाटर, फूल, केले के पत्ते में सुबह लोग ऐसे ओस की बूंदें देखते हैं, टिल्ट करके पी लेते हैं, खुश रहते हैं। केले के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद ऐसे मोती की तरह क्यों टिकी रहती है, क्योंकि उसको पसंद नहीं है, क्योंकि पसंद कर लेगा तो बेटा गल जाएगा, क्योंकि रोज पानी डलता है तेरे ऊपर। कोई फूल लो, उसके ऊपर पानी फेंको ऐसे, तो ऐसे बूंदें बनी रहती है, झटकोगे तो पानी गिर जाएगा। अदरवाइज फूल अगर पानी ले लेगा तो वो सोख लेगा, और सोख लेगा तो गल जाएगा। तो हमारी स्किन पानी सोख लेती है, क्यों, क्योंकि हमारा रात दिन पानी का काम नहीं है ना, मछलियों का रात दिन पानी का काम है। तो आप अपनी उंगली को अगर 15 मिनट पानी में डूब करके रखो, आज स्विमिंग कर ली 1.5-2 घंटे, तो अपने जो पैर के वो जो है ना, पैर का तलवा देख लो, अजीब टाइप हो जाता है, जैसे पानी सूख लिया उसमें, फिर ठीक हो जाता है। तो मछलियों में ऐसी रहनी चाहिए मछलियाँ, तो
अगर आप मछली को बाहर निकाल के उसके ऊपर पानी छाटोगे तो उसका सरफेस फोबिक होता है, पसंद नहीं है उसके सरफेस को पानी। पेड़ों के पत्तों को, कई सारे जो फूल वगैरह आपने एग्जाम्पल से, केले का पत्ता तो एग्जाम्पल है इसे। तो अच्छा, बत्तख, एक बत्तख पकड़ लिया अपन, उसके ऊपर एक बाल्टी पानी डोल गया, ना ले तो आप, वो पर करेगी और वापिस सेट लबर 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 किया, और उसके नेचुरल लोशन लगा हुआ है उसके फोबिक का। ये कुत्तों की हालत देख लो आप, मस्त वो पोमेरियन ले गया, क्या रेशे हैं तेरे, आहा, लाइक अ सॉफ्ट टॉय, एक बाल्टी पानी डोलो, मतलब कुत्ते जैसा हो जाएगा, है ना। तो उसकी शान यही है। अब आपने माइंड, हम खुद, हमारी खुद की हालत देख लो यार, मार बाल बाल बना के आएंगे ना, क्या होता देख लो, सारे बाल ही मुंह पे ढीले हुए होते हैं, ठीक है ना। फिर वो अपन कर लेते हैं बाद में वो अलग चीज़ है। तो वाटर ऑन टेफ्लॉन, वाटर ऑन बनाना लीफ, वाटर ऑन रेनकोट, किसी कपड़े पे मोम रगड़ दो, मोम वैक्स, और फिर पानी डाल के देखो, वाटर प्रूफ हो जाएगा। अरे कोई भी चीज़ वाटर प्रूफ क्यों होती है? क्योंकि कॉन्टैक्ट एंगल ज़्यादा है, पानी तुम्हारे पे टिकना ही नहीं चाहता है। कोई कहता ना ये पेंट वाटर प्रूफ, इसका मतलब ये इसके अंदर कॉन्टैक्ट एंगल ज़्यादा है, एक बाल्टी पानी इसमें छिटकोगे पूरा नीचे गिर जाएगा, टिकेगा नहीं, एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। गाड़ी के कांच के ऊपर एक स्प्रे आता है जिसको ऐसे बस पहुँच दो, बारिश में पानी गिरेगा, पानी टिकेगा ही नहीं इसके ऊपर, कट 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 नीचे गिर जाएगा। गाड़ियों के ऊपर कोटिंग आती है, बेचते हैं, मुझे पता है। अगर आपका कॉन्टैक्ट एंगल बहुत कम है तो आपको कौन सी कैटेगरी में डाला जाएगा? फिलिक। और बहुत ज़्यादा है तो उसको कहा जाएगा फोबिक। अच्छा, कॉन्टैक्ट एंगल होता क्या है पहले वो भी पहचान लो। पानी जिस अंदाज में आके सरफेस पे लैंड करता है वहाँ पे आपको एक टेंजेंट खींचनी है। उसके बाद में टेंजेंट के दो एंगल हो सकते हैं, एक तो उधर वाला एंगल और एक इधर वाला एंगल। इन दोनों एंगलों में पानी कहाँ है? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, तो लेफ्ट वाला कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ देख लो, टेंजेंट खींचा, ये या ये, ऑफ कोर्स ये जिधर लिक्विड है वो वाला है तो ना पाएंगे। इधर देखो, आपने किसी कांच की स्लाइड को पानी में डिप किया तो पानी ऐसे आके अड़ा और यूं चैंट गया ऊपर की तरफ। तो अब ये जो चैटा है जिस अंदाज में आप यहाँ टेंजेंट खींचोगे तो यही वाला एंगल तो कॉन्टैक्ट एंगल होगा। मरकरी, एक कांच की स्लाइड को जब मरकरी में डालते हैं तो मरकरी यूं जाके ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे करके। यहाँ लकीर खींचो, कौन सा एंगल? वो नहीं, ये वाला एंगल। जिधर लिक्विड भरा हुआ है ना वो वाला एंगल को क्या बोला जाता है? कॉन्टैक्ट एंगल। देखो, दो एंगल्स अपने बहुत काम के हैं। एक तो पानी ऑन ग्लास, इसका कॉन्टैक्ट एंगल 0 ही होता है, ऑलमोस्ट 0, मतलब इट लैंड्स लाइक अ प्लेन लैंड्स। एक प्लेन का जो लैंडिंग एंगल है वो ऑलमोस्ट 0 होना चाहिए। हवाई जहाज जब जमीन पर अड़ता है, टच डाउन कहते हैं उसको, तो वो किस एंगल पे होना चाहिए? ऑलमोस्ट 0। ये यूँ थोड़ी बढ़ा करके नीचे उतर जाएगा, बचाड़ करके उतरेगा तो लोग कहेंगे ना यार इस एयरलाइन में दोबारा नहीं बैठना, तो तुरंत मार्केट में आ जाती बात, है ना। ठीक है, नाम क्या लें, लेकिन एक अपना अपना टैलेंट होता है। देखो, तो पानी का तो 0 ही हो गया, और मरकरी का क्या हो गया? 138। यू कैन अप्रॉक्सीमेट इट टू 135। एक चार्ट बनाया आपके लिए, एक चार्ट बनाया आपके लिए। अगर छोटा कॉन्टैक्ट एंगल है, मतलब आपके साथ उसको रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके ऊपर फैल रहा है पूरा, पानी कांच के ऊपर पूरा अच्छा फैल रहा है, मतलब एडेसिव फोर्सेस काफ़ी अच्छे हैं। एडेसिव कौन से होते हैं? जो पानी लगाता है ग्लास के साथ, दूसरे जात वालों के साथ जो फोर्सेस एडेसिव होते हैं। सेम जात वालों के कौन से होते हैं? कोएसिव। तो एडेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, तो इधर एडेसिव फोर्स वीक हैं, मतलब वो अपने मॉलिक्यूल्स में तो अच्छे फोर्सेस खा रहा है लेकिन दूसरे के साथ उसको पसंद नहीं है, तो इसलिए कॉन्टैक्ट एंगल मिनिमाइज करेगा, सॉरी कॉन्टैक्ट एरिया मिनिमाइज करेगा। इधर कॉन्टैक्ट एरिया लार्ज। ये अच्छी वेट एबिलिटी है। कांच को पानी से धोया जा सकता है लेकिन मरकरी से नहीं धोया जा सकता। मरकरी डोलोगे तो मरकरी तो कटक कटक टप्पा मार के जैसे गेंदे गिरती है गिर जाएगा, धोया क्या आपने? ठीक है, सोखेगा, ये अंदर एंट्री नहीं देगा, वैसे पकौड़े बन के पानी के ऊपर बैठ रहेंगे। ठीक है, कभी नोटिस नहीं किया होगा, आप नोटिस करोगे तो यू विल बी एबल टू मेक सम सेंस आउट ऑफ इट। दूसरा, ये वाली बातें अपन कैपिलरी पढ़ेंगे तब के लिए रेलेवेंट है। अगर छोटा कॉन्टैक्ट एंगल है तो कैपिलरी में पानी राइज करेगा, और बड़ा कॉन्टैक्ट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, तो वो कैपिलरी में राइज नहीं करेगा, डिप करेगा। वो देखते हैं हम, देखो जब कैपिलरी की बात करेंगे। तो इन सारी बातों में एक बात निकल के आ रही है कि सरफेस जो है उसकी क्या टेंडेंसी है? श्रिंकिंग। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस फिल्म,
क्या बताइए? यूएसए। हर एक फिल्म की सरफेस टेंशन के माध्यम से एक ही टेंडेंसी होती है, श्रिंकिंग। और श्रिंकिंग को बेटर शब्दों में कहा जाए तो क्या? एरिया मिनिमाइजेशन। एरिया मिनिमाइज करने से क्या होता है? ये वाली एनर्जी कम होगी। एंड एवरी सिस्टम हेड्स टुवर्ड्स लोअर पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। और एरिया मिनिमाइजेशन के चलते ही वाटर की जो ड्रॉप्स होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं, क्योंकि फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज गॉट द मिनिमम एरिया। पानी की बूंदें स्फेरिकल क्यों होती हैं? अगर आप ग्रेविटी फ्री स्पेस में यहाँ पे बर्फ़ का क्यूब रख दो ऊपर और उसको रेडिएशन मारो तो थोड़ी देर में पिघल जाएगा। पिघलने के बाद उसकी शक्ल क्यूब थोड़ा ना होगी, स्फीयर हो जाएगी अपने आप, क्योंकि फॉर अ गिवन वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज लीस्ट। तो सरफेस की एज सच क्या टेंडेंसी है? सरफेस एरिया मिनिमाइजेशन। देखो वैसे तो अपन यंग लाप्लास इक्वेशन के थ्रू करेंगे ये सब चीज़ें, लेकिन एक सिंपल ड्रॉपलेट की बात करें, ट्राई अंडरस्टैंड। अगर मैं आपको पानी की एक बूंद देता हूँ, बूंद स्फेरिकल बूंद है, कितने सरफेस है इसके? एक ड्रॉप है ये। वो जो बबल आप उड़ाते हो ना, साबुन के बबल, उसके कितने ड्रॉप, उसके कितने सरफेस होते हैं? दो, एक अंदर और एक बाहर। अंदर भी हवा है ना, तो अंदर भी सरफेस हो गया, बाहर भी हो गया, लेकिन तो ड्रॉप है, इट्स अ ड्रॉप। तो क्या लगता है इस ड्रॉप का पूरा जो ऊपर का सरफेस है, सरफेस के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। जैसे गुब्बारा के सरफेस पे क्या होता होगा? सब श्रिंक कर अंदर की हवा को स्क्वीज करना चाहते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि क्यों ना हम आधी ड्रॉप का एफबीडी बनाते हैं, ग्रेविटी वगैरह नहीं है, आधी ड्रॉप, सदर्न हेमिस्फीयर। वी मस्ट एक्सेप्ट वन थिंग, that the northern hemisphere is attracting the southern hemisphere at the borders like this। क्योंकि देखिए ये भी तो सरफेस ही है और ऐसा उसका भी सरफेस है। तो ऊपर के जो इस नीचे वाले इक्वेटर के जो कैरेक्टर्स हैं, अपर नदर्न हेमिस्फीयर के इक्वेटर के ऊपर के लोग, सदर्न हेमिस्फीयर के इक्वेटर के जस्ट नीचे के लोगों को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट। तो क्या इस तरह के फोर्सेस लग रहे होंगे? इस तरह के फोर्सेस लग रहे होंगे। ताकत से, कितनी ताकत से अट्रैक्ट कर रहे होंगे? ये S इंटू इतनी ताकत से अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप इसको ये मान सकते हो कि सपोज आपने अपने यहाँ पे सरफेस पे, सुनना ध्यान से, यहाँ पे आपने खोपड़े पे आधा कद्दू रखा हुआ है, आधा कटा हुआ कद्दू यहाँ रखा है, तो टोपी तो बनेगी नहीं वो आपकी, तो टिका रहेगा। फिर आप कोने पकड़ के उसको खींच रहे हो, नीचे खींच रहे हो सब तरफ से, है ना, सब तरफ से खींच रहे हो, वही तो कर रहे हैं। तो खोपड़ा क्या कर रहा होगा? धक्का मारेगा, सो दैट कद्दू स्टेज एट द टॉप। किसी भी हेमिस्फीयर को अपने सर पे रख के, चपटे पोर्शन को अगर आप कॉर्नर पकड़ के नीचे खींचोगे तो द हेड इज गोना पुश इट बैक। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके अंदर इस खिंचाव की वजह से एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया, पी एक्सेस। वो पी एक्सेस इस कंसिडर्ड एलिमेंट के चपटे पोर्शन पे धक्का मारेगा नीचे की तरफ। और कितना धक्का मारेगा? पी एक्सेस इंटू पाई आर स्क्वायर, प्रेशर इंटू एरिया। ये धक्का वहाँ नीचे लगाएगा, तभी तो ये जो सरकमफेरेंस पे 4 लग रहा है 2 पाई आर एस, ये कैंसिल होगा। आप कोने पकड़ के नीचे खींच रहे हो तो इंटीरियर क्या करेगा? पुश। मैं ये बोल रहा हूँ, ये आपका मुंह है साहब, कान भी बना देता हूँ आपके। ये तुम्हारे सर के ऊपर एक कद्दू रख दिया मैंने, इस कद्दू को कोने पकड़ के खींच रहे हो तुम नीचे, मतलब कद्दू की टोपी बनाना चाहते हो। तो हेड क्या करेगा? हेड इस पूरे जितने भी एरिया पर कांटेक्ट है हेड का, वो धक्का मारेगा रिवर्स। तो ऐसे ही जब इस तरह के फोर्सेस अपर टोपी लगा रही होगी निचली टोपी पे, तो अंदर का, ऊपर का पानी नीचे के अंदर के पानी को धक्का मारेगा नीचे की तरफ, और उससे क्या प्रेशर जनरेट होगा। तो कैन वी फाइंड दैट पी एक्सेस इज हाउ मच? एक्स्ट्रा प्रेशर 2s by r. So there is an additional pressure in water droplets. There is an additional pressure in water droplets due to surface tension. रेडियस ऑफ कर्वेचर बूंदों की क्या लेनी है? r. तो अंदर की तरफ कितना प्रेशर एक्स्ट्रा है बिकॉज ऑफ द श्रिंकिंग टेंडेंसी? 2s by r. देखो रोजीएच तो होगा जो होगा, लेकिन जब आप एक पानी की बूंद लेंगे तो पानी की बूंद का जो आउटर चमड़ा है वो श्रिंक करना चाहता है, तो श्रिंक करेगा तो अंदर प्रेशर क्रिएट करेगा ना। एक काम करो ना, आज आपकी उम्र 16 साल है, 6 साल की अपनी एक अलमारी खोलो, उसमें तुमने 100% एक मंकी कैप खरीदी होगी। उस समय तो पेन भी लेते थे, वो मंकी कैप तुम आज जाके पहनना,
और सक्सेसफुली पहननी है। तो अगर उस मंकी के आपको करके पहन लिए अपन ने, नाउ व्हाट आर यू फीलिंग? सम प्रेशर, समबडी इज ट्राइंग टू स्क्वीज, और वो प्रेशर, भाई पास्कल्स लॉ क्या कहता है, एक जगह प्रेशर लग गया तो सब में जाएगा अंदर, तो अंदर पूरा खोपड़ा प्रेशराइज हो गया। आप बोलोगे सर इतना प्रेशर पड़ गया मेरे माइंड के अंदर, लिक्विड मिक्स हो गया, साले केमिस्ट्री को मैं पता नहीं मिक्स कर दिया फिजिक्स में, खोपड़ी में आपके वही तो है और क्या है, और भी होगा है ना, लेकिन फिलहाल तो यही है, ठीक है, कि किसी भी आर रेडियस के गोले के अंदर कितना प्रेशर ज़्यादा होगा बाहर की तुलना में, 2s/r। इसको और बेहतर शब्द देता हूँ, जब एक फिल्म एक कर्वेचर पकड़ेगी, आर रेडियस का ऐसे कर्व लेगी, तो जिधर सेंटर है उधर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑन द आउटर साइड। तो बाहर की करते अंदर की तरफ प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, 2s/r, ठीक है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड वाटर ड्रॉप्स, दिस इज द आर्टिकल। देखो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ तीनों लिख दे रहा हूँ। हमारे पास एक ड्रॉप है, क्या है, ड्रॉप। हमारे पास एक बबल है, बबल में 2 सरफेस होते हैं, ठीक है ना, बबल में 2 सरफेस होते हैं। और एक है पानी के अंदर, एक्वेरियम होता है ना, फिश एक्वेरियम, उसमें एयर बबल ऐसे उड़ते हुए आते हैं ऊपर। तो अगर ये जैसे h गहराई पे है, तो मेरे को ये तो ड्रॉप है, पूरी ड्रॉप। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस ड्रॉप के अंदर का जो प्रेशर है वो तो होगा PATM प्लस 2s/r। 2s/r इज द एक्स्ट्रा प्रेशर, जो है वो तो है ही ना, वो का मना करूँगा मैं। यहाँ बाहर कितना प्रेशर है, PATM, इसमें कितना है, बीच में P0 प्लस 2s/r, और अंदर कितना है, एक और बार 2s/r जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो गया, 4s/। भाई आप एक बार कूद के यहाँ आए तो आउटर सरफेस का मजा आपको मिल गया, फिर और एक बार अंदर गए तो एक बार और आपको एडिशनल फैक्टर मिल गया। सो व्हाट इज द एक्स्ट्रा प्रेशर इनसाइड अ वाटर, इनसाइड अ ड्रॉप, इनसाइड अ बबल, 4s/r। ड्रॉप में तो 2s/r है, बबल में 4s/r है। अब इसको भी साले को बोलते तो ये बबल ही है, लेकिन आप देखो इसमें सरफेस कितना है, पानी तो ये रहा ना बाहर, कितने सरफेस हैं इसके, एक ही तो है। तो अभी आप यहाँ का प्रेशर तो हो गया PATM प्लस ρgh, और अंदर जाओगे तो सेंटर की तरफ जा रहे हो ना, तो इस कर्वेचर की वजह से एक प्रेशर अंदर की तरफ इंक्रीज होगा। एंड व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड, PATM प्लस ρgh प्लस 2s/r, 4 नहीं 2, एक ही सरफेस तो है। जैसे ही आप इस ग्लास की स्लाइड्स को पानी में डिप करोगे, ये जो अंदर का पानी है इसकी चर्चा करते हैं। कांच के साथ कांटेक्ट तो उसको यहीं पे ही करना है सिर्फ। सरफेस की क्या खास बात होती है, सरफेस जिसके अड़ गया उसको पकड़ के खींचता है, हेंस खुद को खिंचवाता है। न्यूटन थर्ड लॉ में तो लगना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि भाई जैसे द वे यू आर इन कॉन्टैक्ट, तो एंगल आपका वही होना चाहिए, तो एंगल तो 0 बताया हुआ है, मतलब पानी की टॉप शीट 0 एंगल पे अट जाएगी, और अटने के बाद क्या करेगी, भाई हाथ तो आपके सीधे ऊपर होगा ना, एक तरह से ऐसा हो गया, तो इसको पकड़ के अगर आप खींचोगे तो वही फोर्स आप पे किधर लगेगा, ऊपर। कैन यू से दैट आपके ऊपर कुल मिला के इतना फोर्स लग रहा है। ये जो बीच का पानी का दड़बा ऊपर उठ गया, ये क्यों उठ गया, आज आप भी ऊपर ये सपोर्ट की ट्यूबलाइट पकड़ के खींचोगे, और ट्यूबलाइट अगर नीचे नहीं आएगी और आपने ईमानदारी से खींचा है तो आप ऊपर उठ जाओगे, और उतना ही ऊपर उठोगे जितना तुम्हारा फोर्स है। सो दीज टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू द वाटर कॉलम विच हैज, राइट, तो क्या लिख दूँ, ρgHL0, ये अंदर का वॉल्यूम है इस दड़बे का, इसका वॉल्यूम कितना है, इनटू एरिया भी करना पड़ेगा, एक डायमेंशन और आएगी, HL0 इंटू L। अब L0 काट दो तो हाइट की वैल्यू क्या आई, 2s/ρgL। सो दिस इज द हाइट टू विच वाटर राइज, दिस इज द रीजन वाई वाटर राइज। पानी क्यों राइज करता है, क्योंकि पानी जो भी आपने क्यूब या स्ट्रक्चर पानी में डिप किया है, उसके अंदर के इनर वॉल पे पानी अड़ेगा, और अड़ के अगर ऊपर की तरफ घूम गया तो फिर तो वो जो फोर्सेस, सरफेस क्या करता है, सरफेस जिसके अड़ गया उसको खींचता है। तो अगर आप सोचो हॉरिजॉन्टल खींचोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे खींचोगे तो नीचे बैठ जाओगे, और ऐसे ऊपर हाथ करके खींचोगे तो ऊपर उठेगा। तो इसके चलते इक्विलिब्रियम ढूंढने के लिए पानी ऊपर थोड़ा सा राइज कर जाता है, यही कारण है कैपिलरी राइज का। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब को पानी में डिप करते हो
तो कैपिलरी ट्यूब पहले मैं आपको बता दूं होती क्या है। कैपिलरी ट्यूब इट्स अ hollow cylindrical tube with radius of around less than 1 millimeter। मतलब 1 मिलीमीटर की मोटाई के लेवल की ट्यूब होती है ये, 1 मिलीमीटर के हिसाब से, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे आप इसके अंदर डिप करोगे, पानी की क्या स्टाइल है, पानी तो अड़ जाएगा आउटर से भी और इनर से भी। तो आउटर से तो गला पकड़ लेगा ऐसे, और यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वो ऐसा हो जाएगा, ऐसे। ऐसा क्यों होगा भाई, ऐसा क्यों होगा, ऐसा कॉन्टैक्ट एंगल 0 करना, नहीं करना, करना है ना। हाँ, तो या तो थोड़ा थोड़ा ऐसे घूम जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई सैलाब की तरह ऊपर चढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन सिलेंडर के अंदर क्या होगा, अंदर ये जो चीज़ है ये कितनी है, 1 mm के आसपास की है। तो अंदर की जगह ही 1 मिलीमीटर से, जगह ही कितनी है, 1 mm। तो अगर आप किसी बहुत छोटी सी सर्कुलर रीजन को कोनों से मोड़ो, और अगर ये स्पैन ही बहुत कम हो तो ये तो सब तरफ से मुड़ जाएगा। भाई आप एक छोटा सा आटे का लोया ले लो और कोने मरोड़ दो तो क्या बन जाएगी, कटोरी। और पापड़ के कोने मोड़ दो, पापड़ के, तो कटोरी नहीं बनेगी, थाली बनेगी, है ना। जो लोग पत्तल में खाते हैं उनको नहीं एक्सपीरियंस होगा, लेकिन थाली वो होती है जिसके जो एंड्स हैं वो थोड़े से ऐसे उठे हुए होते हैं। हाँ, ओके। तो ये क्या होगा, ऐसे कटोरी टाइप का बन जाएगा। तो ये ऐसे घूम के ऐसे बनेगा। तो अगर एंगल 0 है तो दिस कटोरी कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू अ हेमिस्फीयर, पूरा हेमिस्फीयर है। और हेमिस्फीयर स्टाइल में अगर देखें तो इसकी तो शक्ल ऐसी हो गई। तो एवरीवेयर सच अ फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द सर्कमफेरेंस, है ना। तो ऐसे जाके ऐसे अड़ गया, और अड़ने के बाद क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो आमतौर पे ऐसे इस पट्टे को पकड़ के कोई खींचता है तो ये नीचे नहीं आता है, आदमी ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो कितना फोर्स टोटल लग रहा है, 2 pi RS, 2 pi R into S, and it must be equal to the weight of the column which has been lifted. It is as straightforward as rho pi R square Hg, और H को सॉल्व करो तो आता है 2S by rho R G. So this is the formula for कैपिलरी राइज, कैपिलरी एक्शन। पानी कितना राइज करेगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल शक्ल है तो मैं इसको और एक ढंग से भी कर सकता हूँ। व्हाट इज द प्रेशर हियर, PATM। कूद के इधर आओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, PATM माइनस 2S by R। कम करना पड़ेगा ना, सेंटर से ऑफ सेंटर आ रहे हो आप। उसके बाद आप यहाँ आ जाओ तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, P0 माइनस 2S by R प्लस रो GH। और ये वापस किसके बराबर होना चाहिए, P0 और P0। तो इसको सॉल्व कर लो आप, P0 तो कट गया। इसको भी इक्वेट करो तो क्या आता है, 2S by R इज इक्वल टू रो GH, और इससे भी सेम रिजल्ट आता है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ H, मतलब H का ऑर्डर क्या है। अगर आप देखो तो 2 तो 2 होता है, 2 तो होता है 2। S क्या होता है पानी का, 0.075। ये डेटा मेरे को याद है इसलिए मैंने लिख दिया, आपको याद रहे जरूरी नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। रो कितना होता है 1000, R कितना बताया आपको 1 मिलीमीटर, तो 10 टू पावर -3, और G तो होता है 10। तो ये आएगा H, यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर्स। अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ एक और 1000 से तो ये मिलीमीटर में हो जाएगा आंसर, mm। तो ये 1000 और ये 1000 कट गया। H का वैल्यू क्या आ रहा है निकाल लेते हैं। नहीं, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 75 इंटू 2, 150 पाउंड 10 भी तो है, सो 15 मिलीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इतना राइज करता है कैपिलरी से। ऐसा नहीं है कि आपने कैपिलरी यूज़ करके ऊपर पानी चला दिया टैंकरों में, टंकियों में, कि हमारे सब सोलर से तो हमारी बिजली चलती है, उसी से हमारी गाड़ियाँ चलती है, और कैपिलरी से हमारे नीचे से ऊपर पानी आ जाता है। मैं आपको राय दूंगा सोलर से ही चला लो ना, सोलर तो आपका बहुत सही है इसी। तो अपकमिंग डेज में सोलर इज़ गोना बी द फ्यूचर। दिल्ली का पोल्यूशन भी उससे कम होगा, है ना। कल को इसी को कोई आदमी कैपिलरी टेढ़ी करते ऐसे, टेढ़ी करते हैं, डांसिंग कैपिलरी,
सीधी कैपिलरी। इन तीनों में ही हाइट जो है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि प्रेशर से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। पानी घूम के भी जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, रो जी एच। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर जो वर्टिकल हाइट है वो क्या आने वाली है, वही सेम जो आपने अभी निकाली। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट की हाइट में देखो तो लोएस्ट पॉइंट की देखनी होती है, क्योंकि इसमें पानी के अंदर जो ऐसा मेनिस्कस बनता है ना, वो ऐसे बनता है, तो लोअर मेनिस्कस अपने को बोलते हैं। मरकरी में अपर मेनिस्कस देखते हैं। मरकरी में अपर क्या देखते हैं, दिखता है अपर ही वर्टिकल हाइट। एक ग्लास कैपिलरी के अंदर एक आपकी जो 0.6 mm की नीडल नहीं होती, वो लिखते हो जिससे आप, वो डाल दी इसके अंदर एक, और अभी स्ट्रक्चर को डिप कर दिया। बाय द वे ये भी ग्लास की है, सब ग्लास ही ग्लास है। तो पानी अब कहाँ चढ़ेगा, बीच में जो जगह बची एन्युलर रीजन में तो चढ़ेगा पानी। सो वी नीड टू फाइंड आउट दिस हाइट नाउ। पता करो, पानी की शक्ल ऐसी है, एंड लेट मी टेल यू इट इज नॉट अ स्फीयर। ये तो ऐसा एक तरफ गोला, इधर तो चपटा है। कैन यू वॉक ऑन दिस, यहाँ से घुसो अंदर तो पैदल चल के उधर से बाहर आ सकते हो, सीधे सीधे चल के और सीधे सीधे हाथों में चल गए तो क्या दिक्कत है। इट इज नॉट स्फेरिकल सरफेस, यू आर वॉकिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। गोले में और इसमें क्या फर्क है, गोला यूं भी उठा हुआ होता है एक तरफ से, सब तरफ से उठा हुआ होता है गोला। अगर आप एक तरफ से मोड़ोगे तो सिलेंडर बनेगा, और उधर से भी मोड़ दोगे तो, कई बार पकौड़े लेने जाते ना अपन, तो ऐसे कागज लेके जाओगे तो पकौड़े उधर ही जैसे गिर सकते हैं। तो आदमी क्या करता है, ऐसे बनाता है पकौड़ा, इसमें भर दे पकौड़े, थोड़े मेरे मुंह में पड़े एक्स्ट्रा पकौड़े है ना, तो आदमी ऐसे पकौड़ा ऐसे लेकर, सब तरफ से आप करते हो। आपका जो 2s/r रिजल्ट है वो उसी के लिए वैलिड है। इसको तो फोर्स से ही करना पड़ेगा। कैसे कैसे करोगे, ये इनर वाले गोले पे फोर्सेस जो लग रहे हैं, क्या वो ऐसे होंगे, ऐसे तो फोर्स होंगे भाई। सरफेस का क्या काम है, जिसके अड़ गए उसको पकड़ के खींचेंगे। तो टोटल फोर्स इनर वॉल पे कितना हो गया, 2πrs + 2πrs। और इसको किसके बराबर करोगे, जो हाइट चढ़ी है। हाइट कैसे कैसे लिखते हैं, रो इंटू पाई r² - r² इंटू जी। ये कौन है, रो पाई r² - r²? ये वाला एरिया, ये वाला, दिस इज द एरिया विच आई एम मेजरिंग। ये वाला पाई बड़ा r² - पाई छोटा r² इंटू हाइट इंटू रो इंटू जी। अच्छा, इसमें एक खास बात और होती है, r² - r² और ये कटा जाते हैं। पाई पाई काट डाली, रो। अब यहाँ एक बड़ा टफ सा फॉर्मूला लगता है, कई लोग को आता नहीं है कई बार, तो लिखा है। तो h का वैल्यू आ गया 2s/ρg r - r। सो दिस इज द हाइट टू विच वाटर राइजेस। ठीक है, अब देखो आपको एक बात बताता हूँ, अगर कभी ऐसा सरफेस है जो स्फेरिकल नहीं है, तो आप एक्सेस प्रेशर का क्या फॉर्मूला लगाओगे, उसमें लगती है यंग लाप्लास इक्वेशन। इसका फॉर्मूला लर्न कर लो। सपोज किसी बंदे ने एक टोपी सिलवाई है, या कोई भी ऐसा कर्व है, तो आप सब जानते हो कि अगर आप यहाँ पेन चलाओ ऐसे और इधर से पेन चलाओ इधर, किसी के खोपड़े पे एक कान है, आप ये कर्वेचर नापो और फ्रंट टू बैक नापो, तो अगर ये सेम है तो आप कहोगे तेरा मुंह तो स्फेरिकल है यार, तेरा मुंह बिल्कुल स्फेरिकल है, गोल है तेरा मुंह, है ना, गोल होता नहीं है मुंह। ठीक है, लेकिन होता है कुछ लोग आपके दोस्त ऐसे होंगे, बोले तो गोल है मुंह, मतलब इसका मुंह यूँ रख के अपन स्फीयर बना, इसका मुंह यहाँ रख के मैं सर्कल बना लेता हूँ। तो in other words, a girl wearing a hairband like this, it cannot be worn like this। मतलब इधर से खोल के फ्रंट टू बैक पहन लिया, सैक नहीं होता, फर्क है ना। इसका मतलब ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, और ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं इस पर, ये वाली r2 है। लेफ्ट टू राइट, फ्रंट टू बैक। अगर ये सेम होता है तो फिर एक्सेस प्रेशर क्या होता है, 2s/r। 2s/r, ये 2 क्यों आ रहा है मालूम, यंग लाप्लास की इक्वेशन है जो कहता है एक्सेस प्रेशर अक्रॉस एनी कर्व सरफेस ऑफ अ सरफेस, अक्रॉस एनी कर्व सरफेस इज, इधर अगर PATM है एक साइड ऊपर की तरफ, तो अंदर जाओगे तो एक टर्म तो r1 की आएगी और एक टर्म
R2 की। मैथमेटिक्स की डिटेल स्टडी में इन दोनों रेडियस को बोला जाता है प्रिंसिपल सेट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर्स ऑफ एनी कर्व। तो इसको बोलते हैं यंग लाप्लास इक्वेशन। तो देखो ये मेंस वेंस के हिसाब से तो ठीक नहीं है, लेकिन एडवांस में भी आई नहीं आज तक। लेकिन कई बच्चे कहते हैं कि जैसे अपन ने इसके दो मेथड्स लगाए, इसके दो मेथड्स लगाए, किसके, इसके प्रेशर भी लगा दिया और डायनामिक्स भी कर दी। ये किससे किया आपने, फोर्स बैलेंस से किया ना। वैसे ही इसको भी, इसको तो फोर्स से बैलेंस से किया, इसको प्रेशर से करना है। तो जरा सोच के बताएं, ये एक कर्वेचर है, दूसरा कर्वेचर तो है ही नहीं इसका, वो तो फ्लैट है। और इसकी रेडियस क्या है, ये जो गैप है, गैप इसको आधा कर दो। इस कर्व की तो ये रेडियस है ना, और दूसरा कर्व तो है ही नहीं, क्योंकि अभी आप वॉक करके आए थे उसके ऊपर चल के, कहाँ कर्व है, तो यूं तो कर्व है, लेकिन फ्लैट में तो कर्व नहीं है ना, तो वो तो इन्फिनिटी होगी रेडियस। तो व्हेन यू राइट द प्रेशर हियर, यू राइट P ATM। व्हेन यू राइट द प्रेशर हियर, व्हाट डू राइट, P ATM माइनस S बाय रेडियस माइनस S बाय इंफिनिटी। तो वो तो टर्म लिखो मत लिखो, एक ही बार है। और उसके बाद क्या लिखोगे, प्लस रो जी एच इज P ATM। तो P ATM कट गया, ये फालतू टर्म है, देखो सेम आंसर आ गया। एक बात और कहना चाहूँगा, आपका ये वाला रिजल्ट किसके लिए वैलिड है, अगर कॉन्टैक्ट एंगल 0 है, कॉन्टैक्ट एंगल 0 है तो पूरा फोर्स ऊपर लग रहा है। यही कॉन्टैक्ट एंगल अगर थीटा होता तो फिर ये सर ये एंगल थीटा होता, तो फिर ये फोर्सेस सारे टेढ़े हो जाते ना इसे। तो क्या आता है यहाँ पे, इस जगह पर एक चीज आती है और 2 π/RS cos थीटा। सो द जनरल फॉर्मूला विल बी 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी। ये जनरल फॉर्मूला होता है कैपिलरी राइट्स का, 2s cos थीटा बाय रो आर जी। इसी के मद्देनजर एक पुराना जे एडवांस का प्रश्न करते हैं जिसमें कैपिलरी इस तरह की है, कोनिकल शेप की कैपिलरी है। ये हाइट भी दे रखी थी उसने, इसकी रेडियस भी दे रखी है यहाँ पे R। वो कह रहा है रिलेट, रिश्ता निकालिए, रिलेट कौन कौन किसको रिलेट करोगे, रो S H थीटा एंड अल्फा, सबको रिलेट करना है। ये H तो रो S H थीटा एंड अल्फा एंड G को भी ले लेना। देखो इस सवाल को करने का सबसे उत्तम तरीका क्या रहेगा, अगर यहाँ एक ऐसी लकीर खींचते हैं अपन सीधी, यहाँ अगर एक सीधी लकीर खींचते हैं ऐसे, तो ये जो एंगल है ये होगा थीटा माइनस अल्फा बाय 2, थीटा माइनस अल्फा बाय 2। इसका मतलब अगर आप यूँ मान लो कि टेढ़ी कैपिलरी है ही नहीं और ये कैपिलरी ऐसी है सीधी, तो जस्ट अपडेट द कॉन्टैक्ट एंगल एंड यूज द सेम रिजल्ट। उस कॉन्टैक्ट एंगल वाले जिसमें आपने थीटा डाला है, उसमें थीटा की जगह डाल दो थीटा माइनस अल्फा बाय 2। कॉन्टैक्ट एंगल तो वही है ना सीधा सीधा। तो अपना आंसर क्या हो गया, H = 2s cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाय 2 अपॉन रो आर जी। कई लोगों को लगता है सर ये कैसे, तो एंगल फोर्स तो बैठेंगे नहीं, किस तरह से क्या होगा क्या नहीं होगा। बड़ी सीधी सी बात है, आप दीवार गड़ गए तो भाई साहब आप तो ऐसे ही तो खिंचवाओगे अपने आप को। एट व्हाट एंगल विल यू बी पुलिंग, किस एंगल पे खींचोगे, ये टेढ़ी दीवार से अल्फा बाय 2 एंगल पे तो खींचोगे, सॉरी टेढ़ी दीवार से थीटा एंगल पे। तो टेढ़ी दीवार से अगर आप थीटा पे खींच रहे हो, तो मैं तो कह रहा हूँ दीवार तो कोई बाहर में, फोर्स तो यही है। नाउ कैन यू गेट मी द फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट। आप टेढ़ी दीवारों को पकड़ के खींच रहे हो, आप खींच रहे हो, दैट इज बेटर फॉर मी। सो आर यू पुलिंग इन दीज डायरेक्शंस, आई वांट देयर वर्टिकल कंपोनेंट्स, बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट ही वेट लिफ्ट करता है। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ द फोर्स विद द वर्टिकल, थीटा माइनस अल्फा बाय 2 cos इट, वेट इट, दैट्स इट। फिर कई लोग सर वजन तो इसका भी उठ गया है ना, वजन तो इसका भी उठ गया, तो ऐसे मौके पे फिर आप प्रेशर वाला फंडा लगा लो। क्योंकि मैं तो सुनो बात को समझो, मैं तो एलिमेंट ही यही ले रहा हूँ, मैं तो जिसका एफडी बना रहा हूँ वो ये है। साइड वाला पानी अपनी ऐसे करा, उससे क्या मतलब है मेरे को। साइड वाला जो पानी है वो न मेरे पे कोई वर्टिकल फोर्स लगा रहा है, न मैं उस पर कोई वर्टिकल फोर्स लगा रहा हूँ। मैंने एफडी किसका बनाया है, इस पानी का। आप तो साइड वाले पानी का फोर्स मेरे पे बता दो। पहले मेरे को सवाल का जवाब दो,
कि ये जो शेडेड पानी है इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस है। नंबर 1 ये वाले, नंबर 2 इसका वेट, वही बैलेंस किया मैंने, ठीक है। अब आपका सवाल है कि ये कैसे ऊपर उठा, तो इसने उठा रखा है इसको, इसने उठा रखा है, नीचे है ना ये कैरेक्टर, इसने उठा रखा है इसको ऊपर। रीज़न ये है कि यहाँ ये जो है ना हिस्सा जिसको मैं रंग रहा हूँ, ये इस हिस्से में प्रेशर PATM से कम हो गया है, क्योंकि यहाँ प्रेशर PATM, जब आप कूद के इधर आओगे तो प्रेशर कम होता है ना, तो पूरे में कम हो गया ना, पूरे में। तो इस पैच में भी तो कम है प्रेशर, और कम है प्रेशर तो पानी तो राइज करेगा नीचे से धक्का मार के। ऊपर से धक्का ही नहीं दे पा रहे हो आप, नीचे से PATM धक्का दे रहा है, तो वो धक्का बैलेंस करने के लिए आप क्या लाए, आप कह रहे हो तो साइड दीवारों तुम भी मेरे को धक्का मारो नीचे, और वजन तो मेरा है ही। तो दैट विल बी द सर्वाइवल ऑफ दिस पार्ट, इस कलर्ड पार्ट का सर्वाइवल उससे होता है, ठीक है। वाटर इज एक्चुअली क्लाइंबिंग अप, दीवार को पकड़ के पानी ऊपर चढ़ता ही चला जाता है। देखो एक कैपिलरी से बनी हुई यूट्यूब है, इसकी रेडियस कितनी है 2 mm, इसकी रेडियस कितनी है 1 mm। फाइंड द हाइट डिफरेंस, फाइंड द हाइट डिफरेंस इन द लिम्स, मिलीमीटर है। देखो जो पतला लिम्ब है ना उसमें कैपिलरी का इफेक्ट ज़्यादा होगा। कुछ नहीं करना आपको, एक लाइन का क्वेश्चन है, यू हैव टू इक्वेट द प्रेशर हियर एंड हियर। यहाँ प्रेशर कितना है, यहाँ पे PATM, कूदो कूदो जंप, PATM माइनस 2s/1 mm, और यहाँ कितना होगा बेस पे, और ये किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ कितना है PATM माइनस 2s बाय, इक्वेट कर दो इन दोनों को, तो आएगा 2s इंटू 1000/2 माइनस 2s इंटू 1000 इज इक्वल टू ρgh। तो 1000 तो काट दो, तो ये हो गया S/G। S बोले तो मीटर, इसको मिलीमीटर में कर लो, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो इसका आंसर है 7.5 मिलीमीटर आपका आंसर है। अगर आप कैपिलरी को मरकरी में डिप करोगे तो मरकरी में तो ऐसा होता है, एंगल तो बड़ा होता है, तो मरकरी तो कैपिलरी में डिप्रेस हो जाएगा। आप सोचो ना, यूं करके खींचते हैं तो ऊपर उठते हैं, और यूं करके खींचेंगे तो नीचे जाएंगे, तो ये तो ऐसे खींच रहा है, तो इट विल बी पुल्ड डाउनवर्ड्स। तो देखो फार्मूला तो सेम लगता है, अपर मेनिस्कस देखना होता है सेम, 2s cos थीटा नेगेटिव आएगा, डिप्रेशन इन मरकरी में डिप्रेशन आ जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो सेम ही है, 2s cos थीटा बाय ρrt। शॉक बड़ी चीज़ है। तो ये 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, या ट्यूब्स हैं, थिन ट्यूब्स हैं, इसमें पानी ऐसे अटका हुआ, स्ट्रॉ इज बेस्ट एग्जाम्पल। तो इसको आप मान सकते हो कांच की ट्यूब में पानी, इसको कांच की ट्यूब में मरकरी। इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। So can you relate the parameters in both the cases? Relate the parameters in both the cases. कैसे करेंगे? देखो भाई, इसमें चलते हैं ऊपर से, तो जब मैं ऊपर से स्टार्ट करूंगा तो प्रेशर PATM है, ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो प्रेशर क्या है PATM। फिर यहाँ से कूद के इधर आओ आगे, तो जब यहाँ से कूद के आगे आओगे तो प्लस ρgh आ गए यहाँ तक। अब कूद के अंदर जा रहे हो, इक्वल टू P0। सिमिलरली इसके लिए क्या लिखोगे,
Let's estimate the radius. Let's assume it to be a sphere. So can we write cos theta as r by r? और जो फोर्सेस लग रहे होंगे, हाँ साइन थीटा इज r by r. और ये जो इसका मुंह है ड्रॉप का, जो ये चपटा, क्या यहाँ पे ऐसे फोर्सेस लग रहे होंगे अलोंग द, तो इसका टोटल वैल्यू क्या है इसका 2 पाई स्मॉल आर एस. इसका कौन सा कॉम्पोनेंट वेट उठाने का काम आएगा, देख लेते हैं कौन सा आता है वर्टिकल. ऐसे लेना पड़ेगा. तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये वाला थीटा, ये तो साइन थीटा आएगा, कॉस नहीं साइन. ट्वाइस इट क्यों, पूरा ही तो जोड़ लिया, 2 पाई आर एस साइन थीटा. तो 2 पाई स्मॉल आर एस साइन थीटा शुड बी इक्वल टू रो इंटू ठीक है. साइन थीटा की जगह डाल दो r by r, साइन थीटा की जगह ये भर दो, एंड यू कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ रेडियस. तो ये पाई से पाई काटी, थ्री बाई टू आर स्क्वायर एस बाई आर, रो बच गया. देखो सही है ना. So now you can find out the value of capital R as somebody is 1/4 power. If we connect two bubbles हैं, two soap bubbles with a capillary, दोनों के अंदर उछल दिया, तो हवा किधर ट्रैवल करेगी. मतलब एरो इधर लगाऊं कि इधर लगाऊं, ये सोच के बताना है. यहाँ का प्रेशर है PATM प्लस और इसका तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब ये बड़ा है, तो बड़े में से जाएगा. और आप देखो ले दे के फायदा है, क्योंकि हवा इसमें चली जाएगी तो ये श्रिंक होता जाएगा, और श्रिंक होते 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 ये कोलैप्स होकर खत्म हो जाएगा. तो आप देखो ना, अगर ये दोनों मिल गए तो सरफेस एरिया मिनिमम हो गया ना. अभी दो थे, ये खत्म हो गया, इसमें घुस गया, तो उतना सरफेस एरिया थोड़ा ना बढ़ा जितना इसका घटा. पीसेस करने से तो सरफेस एरिया बढ़ता है, और सरफेस टेंशन की टेंडेंसी क्या होती है, सरफेस एरिया को मिनिमम रखना. कैन यू एस्टिमेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द कॉलम. अगर आपको इसकी रेडियस दे दी जाए, यहाँ एक छेद है, छोटा सा छेद कर दिया नीचे, तो भी पानी यहाँ मरकरी है जो भी है गिर नहीं रहा है. क्यों नहीं गिर रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे एक फिल्म बन गई होगी, और वो फिल्म ऐसी होगी कि वो पानी के कॉलम का वजन जल रही होगी. तो डेफिनेट सी बात है कि ऐसे आप पूरा ओशियन थोड़ी रख सकते हो उसके ऊपर. ये तो बेचारा रैबिट है, रैबिट के ऊपर हाथी का पैर थोड़ी रख दोगे. शुरू में तो ऐसी होगी, लेकिन आप लोड डालोगे तो क्या होगा, वो बेंड होता जाएगा. और बेंड होते होते वर्स्ट कंडीशंस क्या है, जब सारे फोर्सेस जो पहले तो आप ऐसे लटके थे, अब आप ऐसे लटके यार, इससे ज़्यादा ताकत तो कैसे लगा लोगे, वो तो मैक्सिमम है आपकी. तो आप इसको क्या मान लो, एक स्फेरिकल. और स्फीयर मानोगे तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, PATM प्लस, अंदर कूद के चलेगा ना प्रेशर लिखने, और यही प्रेशर उधर से कैसे आएगा, P0 काट दो. वैसे आ जाओ, या PATM सीधे आ गए, कूद के बाहर आ गए. इट इज सेम टू सेम. फाइंड द वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल ऑफ रेडियस R थ्रू अ थिन कैबिल. 0 से R फूंक मार के फुलाना है. तो वर्क डन बताओ. तो दो एस्पेक्ट्स हैं आपके पास आंसर निकालने के. सबसे पहले तो कुछ नहीं था से एक बबल आ गया, फर्क पड़ा नहीं इतना. तो अगर ये बबल आया तो ये कहाँ आया है, इसने P एटमॉस्फेयर को खदेड़ा. तो एक तो इसने इतनी वर्क तो PATM के अगेंस्ट कर ली, उसके अलावा इसके दो सरफेसेस हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो 2 टाइम्स S इंटू 4 पाई R स्क्वायर. दिस इज द वर्क डन. और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर ये तो इसको इंटीग्रेट करके निकालते हैं, तो जब आप 0 से R जा रहे हो तो किसी भी इंस्टेंट पे अंदर का प्रेशर क्या है, किसी भी इंस्टेंट पे alternate method, at any instant when the bubble is being created, the pressure inside is P0 plus 4S by R.
किसी भी इंस्टेंट पे ये आपका प्रेशर है और रेट इज आर है। अब इस बबल को थोड़ा सा बाहर भगाएंगे तो हाउ मच एक्स्ट्रा वॉल्यूम यू आर अरेंजिंग, 4πr² dr। इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से r तक, सपट यही आएगा। देखो पहली टर्म तो दिखी गई, P0 इंटू 4πr² dr, तो 4πr² का क्या होगा, r³ 3। और सेकेंड टर्म भी दिखी गई भाई, देखो 4 इंटू 4 16 और एक r इससे कटेगा तो r² r आ गया ना, तो इंटीग्रेट करोगे तो r² 2 हो जाएगा। सेम आंसर है। सो व्हेन यू इंटीग्रेट दिस यू गेट द सेम आंसर।